Hello everyone. Now we start the chapter Fundamental Unit in Our Life. Class 9. As the chapter Fundamental Unit, all the living organism in this universe are made up of cells. तो फंडामेंटल यूनिट जो हमारी लाइफ की है दैट इज सेल, क्योंकि यूनिवर्स में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। इधर वो हमारे पास सिंगल सेल है या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल सेल्स है। ओके, तो फर्स्टली हमारे पास जो सेल है, जो हमारी बेसिक फंडामेंटल यूनिट है, उसके बारे में हमें बताया किसने था, मतलब उसकी डिस्कवरी हुई कैसे है। ठीक है, फर्स्टली हमारे पास आए थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक आए 1665 में। तो उन्होंने डिस्कवर क्या किया, उन्होंने कोक का एक सेल लिया, स्लाइस लिया, और उसमें उन्होंने क्या है, सेल की प्रेजेंस बताई। फिर आए हमारे पास लोएनबर्ग हुक, उन्होंने 1674 में प्रेजेंस ऑफ लिविंग सेल, फर्स्ट फॉर ये क्वेश्चन आता है अगर डेड सेल की बात पूछी जाए तो यहाँ पे हमारे पास रॉबर्ट हुक थे। और लिविंग सेल की अगर हमसे पूछा जाए कि लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया तो लोएन हुक थे। ठीक है, नेक्स्ट है रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने न्यूक्लियस फाइंड आउट किया था। ये 3 1 मार्क क्या है, 1 मार्क के MCQs आपके बनते हैं यहाँ से। ठीक है, पुरकिंस ने आपके पास इन्वेंटेड किया था प्रोटोप्लाज्म, जो लिक्विड होता है सेल में, उन्होंने उसको टर्म दिया था प्रोटोप्लाज्मा, तो वो उन्होंने इन्वेंट किया था। फिर आए थे जो मेन इसकी सेल की हमें जो थ्योरी दी है, मीन्स जो चैप्टर हम ये पढ़ रहे हैं उसकी जो सारी डिटेल में थ्योरी है वो हमें किसने दी थी? शिंटलैंड एंड स्वार्नन 1838 एंड 39। उन्होंने हमें क्या दी थी? सेल की थ्योरी रिगार्डिंग द ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, कि उन्होंने बताया था कि एक्चुअली जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल के बने हुए हैं, कैसे बने हुए हैं, क्या उनके रिगार्डिंग थ्योरी है, वो सारी हमें किसने बताई थी? इन्होंने। फिर विर्चुआ ने हमारे लास्ट 1848 में सुजेस्ट किया था, suggest that all the cell come from the cell that already exist in the nature। ठीक है, उन्होंने ये बताया था कि जो ऑलरेडी नेचर में जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उन्हीं सेल से मिलके ये बने हुए हैं। ओके, नेक्स्ट आ गई जो हमें थ्योरी दी हुई है सेल की, उसके रिगार्डिंग। सेल थ्योरी में हमारे पास सबसे जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की दैट इज सेल। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स किससे बने हुए हैं? सेल से। सेल हमें क्या है, जो कहाँ से आ रहे हैं? जो हमारे पास प्री एग्जिस्टिंग सेल हैं नेचर में से। ठीक है, हमारे पास 2 तरह के ऑर्गेनिज्म हम काउंट करते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर, यूनि मीन्स 1, जो सिंगल सेल से बने हुए हों ऑर्गेनिज्म उनको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा। नेक्स्ट इज मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर आगे जो हमारे पास क्या है, वेरियस सेल्स को कंटेन करते हैं और डिफरेंट हमारे पास फंक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट फंजाई एंड फिर एनिमल्स। जो हमारी ह्यूमन बॉडी है दैट इज ऑल्सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, नेक्स्ट है हाउ कैन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑरिजिनेट फ्रॉम अ सिंगल सेल। एक सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर कैसे फॉर्म होता है? देखो, एक सेल की कैपेबिलिटी है खुद को डिवाइड करना सेल्स में, ठीक है, अपने आप, और क्या है, मोर सेल्स को जनरेट करना। हमारी बॉडी में भी यही होता है ना, हम बोलते हैं कि खाना खाएंगे तो हमारे सेल्स जो ब्रेक डाउन हुए हैं वो मतलब रिकवर होना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। तो यही चीज़ है, न्यूट्रिएंट्स जो है हमारी बॉडी में वो सेल को बनाते हैं और ब्रेक करते हैं। ठीक है, जिससे हमारी बॉडी का पूरा जो सिस्टम है वो वर्क करता है, दैट इज ओनली डिपेंड अपॉन दी सेल। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ है कि जो सेल है उसकी कैपेबिलिटी है डिवाइड करना और क्या है, बनना और टूटना, ब्रेक एंड मेड। ठीक है, तो शेप क्या है सेल की? सेल की देखो कोई ऐसी पर्टिकुलर शेप नहीं है, डिपेंड करता है फंक्शन कैसा परफॉर्म करना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सेल की शेप है। ठीक है, समझ आ गया? जैसी उसकी फंक्शन है वैसे ही उसने अपना क्या है, शेप चेंज कर लेना है। फॉर एग्जांपल वाइट ब्लड सेल है, अमीबा है, ये अपनी अपनी शेप क्या है
एज पर नीड क्या है, चेंज करते रहते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, रेड ब्लड सेल हो गया, मसल सेल हो गया, नर्व सेल हो गया, पैरामीशियम हो गया, डायटम हो गया, लीफ पोर ऑफ गार्ड सेल्स हो गए। ठीक है, ये आपके पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट शेप एंड साइज ऑफ सेल्स। नेक्स्ट है, हाउ कैन सेल परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। अभी देखो हमने ये तो बोल दिया कि जो सेल हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस क्या हैं, परफॉर्म करते हैं, है ना, बॉडी में। उसी के अकॉर्डिंग हमारी क्या है, सेल की शेप डिपेंड करती है। तो ऐसे कौन से फंक्शंस हैं जो ऑर्गेनिजम्स में ये सेल्स करते हैं। सेल्स हमारे पास क्या है, कैपेबल हैं परफॉर्मिंग मल्टीपल फंक्शंस इन एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक सेल हमारे पास स्पेसिफिक कंपोनेंट रखता है, मतलब कंटेन करता है, उसको आप बोलते हो ऑर्गेनेल्स। ठीक है, जब एक सेल एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक कंपोनेंट रखता है, कंटेन करता है, उसको आप क्या बोलते हो, ऑर्गेनेल्स। ईच ऑर्गेनेल इन दिस सेल कैन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन सच एज मेकिंग न्यू सेल्स, क्लियरिंग वेस्ट ऑफ दिस सेल्स। ओके, जैसे कुछ ऐसे हैं ऑर्गेनेल सेल में जो हमारे क्या है, न्यू सेल्स को बनाते हैं, मेक करते हैं, एंड नेक्स्ट क्या है, क्लियर करते हैं जो हमारे अंदर से वेस्ट सेल्स हैं। ऑर्गेनेल्स अलो अ सेल टू परफॉर्म सेवरल काइंड ऑफ एक्टिविटीज इन ऑर्गेनिज्म। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स में क्या होता है, फ्लोएम, जाइलम, प्रोटेक्टिव टिश्यूज होते हैं, और उसके लिए ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, लीव्स, रूट्स, स्टेम्स। ठीक है, एनिमल्स में हमारे पास कौन कौन से टिश्यूज होते हैं, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्व्स एक्सेट्रा। ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, हार्ट, लीवर, किडनी। तो ये सारे किसके, मतलब ये हमारे पास क्या बताते हैं कि हर ऑर्गेनल हमारे पास क्या है, डिफरेंट फंक्शन कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए वो एक मतलब सेल की डिफरेंट शेप बन रही है, जैसे हार्ट की डिफरेंट शेप है, लीफ की डिफरेंट शेप है, रूट की डिफरेंट शेप है, किडनी की डिफरेंट शेप है। तो ये हमें क्या बताते हैं कि जैसे जैसे कोई सेल फंक्शन कर रहा है वैसे वैसे उसकी शेप है, और उसी के अकॉर्डिंग उसका पर्टिकुलर ऑर्गन है। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सेल। ठीक है, पहले तो ऊपर हमने पढ़ लिया कि डिवीजन ऑफ सेल हम 2 टाइप्स के करते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। अभी नेक्स्ट टाइप क्या आ गई, जब हमने सेल्स को पढ़ा, ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया, तो हमारे पास यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आ गई सेल्स की। तो उनको हमने पर्टिकुलर डिवाइड कर दिया 2 मेजर टाइप्स में, एक तो प्रोकैरियोटिक सेल्स, एक यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स के आगे जिन सेल्स में हमारे पास ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है, जिनमें हमारे पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते, दीज आर ऑलवेज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये जस्ट है वही यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर्स, बस उनके नेम चेंज हो गए हैं। ठीक है, और उनके बारे में जैसे यूनिसेलुलर हमें पहले सिर्फ इतना पता था कि सिंगल सेल होता है, आगे हमें जब हम प्रोकैरियोटिक इसको नेम दे दिया, उसको एक पर्टिकुलर सेल से रिप्रेजेंट कर दिया, वहाँ पे हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ भी बताती कि जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, जिनमें कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास क्या आ गया, बैक्टीरिया, ब्रू ग्रीन, एल्गी, अमीबा। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स आ गए जिनमें हमारे पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एक कंप्लीट जो सेल होता है उसमें एक न्यूक्लियस होता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया होती है, मेम्ब्रेन बाउंड्री ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई। ठीक है, जैसे देखो हमारी बॉडी है, सिंपल, हमारी बॉडी में हमारे पास क्या है, हर ऑर्गन एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन के साथ अटैच है, उसका एक पर्टिकुलर फंक्शन है। अगर ये मेम्ब्रेन ना हो, ठीक है, अगर ये मेम्ब्रेन ना हो तो क्या हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, हार्ट क्या है, किडनी में जाता जाएगा, है ना, लीवर कहीं और भागता जाएगा, तो क्या ये फंक्शन कर पाएंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि ये मल्टी सेल्यूलर के लिए होता है। मल्टी सेल्यूलर में अगर हर चीज़ की एक पर्टिकुलर स्पेस होगी, पर्टिकुलर उनका प्लेस होगा, तो वो अपना उसके अकॉर्डिंग क्या है, काम अच्छे तरीके से कर सकेंगे। अदरवाइज क्या है, वो एक दूसरे में एक लटकते भटकते रहेंगे। ठीक है, तो इसका कारण यही है मेम्ब्रेन का, कि यूकैरियोटिक सेल्स में हमारे पास क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन बाउंड्री ऑर्गेनल्स होते हैं। ओके, समझ आ गया। नेक्स्ट
नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंस आ गया, ये भी इम्पोर्टेंट डिफरेंस है प्रोकॉर्टिक सेल्स एंड यूकॉर्टिक सेल्स में। इसमें हमें अभी पढ़ा है कि न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होते और इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसमें मेम्ब्रेन हमें सीन नहीं होती, नॉट बी सीन, कांट बी सीन, ठीक है, और इसमें हमें दिखाई देती है। ये हमारे पास सिंगल क्रोमोसोम होते हैं, ये मल्टीपल क्रोमोसोम्स होते हैं। इसमें बडिंग और फिशिंग सेल होते हैं। बडिंग और फिजन सेल आप डिवीजन अब पढ़ोगे 10th क्लास में, ओके। और इसमें क्या होता है, मेयोटिक सेल डिवीजन होती है, ये भी आप 10th में पढ़ोगे, ठीक है, समझ आ गई। हाँ जी। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, एनिमल एंड प्लांट सेल, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का। एनिमल और प्लांट सेल की डायग्राम भी पेपर में आती है, ठीक है, ड्रॉ करना आता है। और इसके कोई भी कंपोनेंट्स आपसे पूछ सकता है कि इसका क्या मीनिंग है, इसकी क्या प्रॉपर्टी है, इसके क्या फंक्शन है। 1 नंबर में, 2 नंबर में ये क्वेश्चन इजीली आ सकते हैं, तो इनको अच्छे से प्रिपेयर करो। एंड में इसका एक डिफरेंस आता है जो 2-3 मार्क्स में पूछा जाता है, विद डायग्राम 5 मार्क्स का हो जाता है, तो उसको ऐसे प्रिपेयर कर सकते हो। अभी हम पढ़ेंगे सेल किन किन फीचर्स से बना हुआ है। सेल में मेन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ओके। प्लाज्मा मेम्ब्रेन याद कर लो अभी के अभी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ओके। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि हर ऑर्गन एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड होता है। कहने का मतलब क्या है, एक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है जो हर सेल कंटेंट को आउटसाइड सराउंडिंग से या फिर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से बचा के रखती है। जैसे सबसे अच्छी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी स्किन है, जो आपके सारे ऑर्गन्स को, सारे टिश्यूज़ को, मसल्स को, सबको क्या है, आपके जो आउटसाइड इन्वायरमेंट है उससे प्रोटेक्ट करके रखती है, ठीक है। इसमें आपके पास प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, थिन वॉल्ड है, इलास्टिक है, ठीक है, सेमी परमिएबल है, मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, इट इज़ लिविंग कंपोनेंट ऑफ द सेल, ओके। नेक्स्ट है फंक्शन। फंक्शन में आपके पास क्या आ गया, प्रोटेक्ट करती है कंटेंट ऑफ सेल फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इट इज सेमी परमिएबल, अलाउ वन सिलेक्टिव मटेरियल टू फ्लो इन एंड आउट ऑफ द सेल, ओके, इजी है। नेक्स्ट है सेल वॉल। सेल वॉल जस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड एक लेयर होती है, स्ट्रक्चरल लेयर होती है, जो फ्लेक्सिबल होती है, टफ होती है, रिजिड होती है सम सेल्स में, नॉन लिविंग होती है, फ्रीली परमिएबल होती है, मेड अप ऑफ सेलुलोज होती है। फंक्शंस क्या हैं, प्रोटेक्ट करती है सेल मेम्ब्रेन को, इट इज़ मेजॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द शेप एंड साइज ऑफ सेल, प्रिवेंट्स द सेल फ्रॉम बिकमिंग फ्लैटसिड एंड फ्रॉम ड्राइंग आउट, कि ना ही वो ज़्यादा फिसल, मतलब सेल्स में फिसलन हो, ना ही वो ड्राई आउट हो, ठीक है। तो उनमें बैलेंस बना के रखती है सेल में सेल वॉल, ओके। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस रेफर्स टू एन ऑर्गेनल दैट फाउंड इन यूकॉर्टिक सेल्स। अभी हमने पढ़ा ना प्रियोकॉर्टिक और यूकॉर्टिक में कि हमारे पास जो न्यूक्लियस है वो यूकॉर्टिक सेल्स में होता है। तो ये क्या करता है, ये जेनेटिक मटेरियल, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है सेल का, उसको कंटेन करता है, ठीक है। न्यूक्लियस क्या करता है, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है सेल का, उसको अपने अंदर कंटेन करके रखता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ क्या है मेन इसमें, देखो हमें न्यूक्लियस की शेप, स्फेरिकल शेप, ये हम बहुत स्टार्टिंग से पढ़ते आते हैं कि जब भी हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं तब भी हम हमेशा न्यूक्लियस की शेप किस में पढ़ते हैं, स्फेरिकल नेचर में। तो ये किस में होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में होता है। और हमारे पास न्यूक्लियर इन्वेल्प होता है, कंटेन्स टाइप ऑफ प्रोटोप्लाज्म, एक जो हमने ऊपर पढ़ा था ना कि उन्होंने क्या है प्रोटोप्लाज्म लिक्विड के बारे में बताया था प्रोशंस ने,
तो वो यहाँ पे आ गया, उसको नियोप्लाज्म कहते हैं, जो न्यूक्लियस को सस्पेंडेड, मतलब न्यूक्लियस को सस्पेंडेड करता है, ठीक है। जिसमें न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, हमने भी पढ़ा कि जेनेटिक नेचर होता है, तो क्रोमोसोम्स में क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स, डीएनए, डीएनए का ये 1 मार्क में आता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। क्रोमोसोम आर कैरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म जेनेटिक इंफॉर्मेशन। सेम देखो, कोई इतना है ही नहीं। न्यूक्लियस में क्या है, सिंपल, यूकॉटिक सेल में न्यूक्लियस होता है, इसमें होता क्या है, जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज में क्या आ गया, स्फेरिकल शेप का होता है, ठीक है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। प्रोटोप्लाज्म मतलब लिक्विड सा होता है, ठीक है। और इसमें डीएनए होता है, प्रोटॉन्स दैट इज डीएनए, प्रोटीन्स जो डीएनए होते हैं, डीएनए हमारा क्या होता है, जेनेटिक नेचर को कंटेन करता है, ठीक है, सिंपल, ओके। फंक्शन क्या है, रेगुलेट करता है सेल साइकिल को, रिस्पॉन्सिबल है सेल की डिवीजन कब करनी है, प्रोटीन सिंथेसिस कब करनी है, ग्रोथ कब करनी है, कंट्रोल करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को, कंट्रोल द जेनेटिक कैरेक्टर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, स्टोर द हेरिडिटरी मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस में हमारे पास क्या है, सेल साइकिल को ये रेगुलेट करता है, ठीक है। जो भी हमारे पास सेल की डिवीज़न करनी है, उनकी ग्रोथ करनी है, उनकी आपके पास प्रोटीन्स प्रोवाइड करने हैं, ठीक है, ये सारा मतलब न्यूक्लियस का काम है। न्यूक्लियस क्या करता है कि ये भी रिटेन करता है कि हमारे अंदर कोई भी अगर जेनेटिक प्रॉपर्टी आ रही है, ठीक है, तो उसको वो रिटेन करे और उसको स्टोर करे। ये भी नहीं है कि जैसे मान लो हमारा पेरेंट्स से हमारे पास क्या होता है, बच्चों चाइल्ड में क्या हो रहा है, कोई ऐसा डीएनए करेक्टर आ रहा हो, वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, बट अकॉर्डिंग टू दी दैट चाइल्ड बॉडी वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है इस करेक्टर को, तो वो क्या करता है, उस जेनेटिक करेक्टर को कुछ सालों तक, 10-20 सालों तक उसको रखता है, फिर उसको क्या कर देता है, एक तरह से मतलब एक हेरिडिटरी मटेरियल बना के डीएनए में स्टोर कर लेता है और उसको कंट्रोल कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपके पास साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म आपके पास क्या होता है, थिक होता है, जेली लाइक सब्सटेंस है, ठीक है, कंटेन करता है आपके सेल ऑर्गेनल्स एक्सेप्ट न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के बिना अभी आपके पास साइटोप्लाज्म में सारे होते हैं। ये किसका बना हुआ है, मेन ऑफ सॉल्ट्स, प्रोटीन एंड वाटर। जो एक्वस लिक्विड होता है उसको बोलते हैं साइटोसोल। ये पूछा जाता है साइटोसोल क्या होता है। साइटोसोल क्या होता है, एक्वस लिक्विड जो साइटोप्लाज्म में होता है, जो सोल्ट, प्रोटीन, वाटर से बना हुआ है, उसको बोलते हैं साइटोसोल। इसका फंक्शन क्या होता है, फैसिलिटेट करता है प्रोटीन सिंथेसिस एंड अदर मेटाबॉलिक रिएक्शन, ओके। नेक्स्ट है सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स ये भी है कि जब हम कंपोनेंट्स पर पढ़ रहे हैं तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो डिफरेंट डिफरेंट काम करेगी, तो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होंगे, डिफरेंट डिफरेंट शेप होगी, तो उसके लिए हमें ये सारे जो हमारे पास सेल ऑर्गेनल्स हैं उसको स्टडी करना पड़ेगा। गोल्गी अपरेटस। गोल्गी अपरेटस क्या आ गया, सबसे पहले गोल्गी बॉडी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो इसको हमें कहाँ पे मिलती है, ये साइटोप्लाज्म, हमने अभी पढ़ा ना, साइटोप्लाज्म में होते हैं ये सारे यूकॉटिक सेल के। तो ये क्या करती है, इसका काम क्या है, मॉडिफाई करना, शॉर्ट करना, डिस्पैच करना प्रोटीन सिंथेसिस को। ये क्या करती है, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स और ट्रांसफर करती है लिपिड्स अराउंड द सेल, ठीक है, सिंपल सा काम है। फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स करती है और क्या है, लिपिड्स को ट्रांसफॉर्म करती है। माइक्रोकॉन्ड्रिया, ये बहुत 1 मार्क MCQ आपसे बहुत बार पूछा जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल दैट इज माइक्रोकॉन्ड्रिया। माइक्रोकॉन्ड्रिया रोड शेप की मेम्ब्रेन होती है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है क्रिएट करने के लिए केमिकल एनर्जी टू द पावर ऑफ बायोलॉजिकल रिएक्शंस, ठीक है, केमिकल एनर्जी को क्रिएट करती है टू द पावर द बायोलॉजिकल रिएक्शंस, सिंस दे आर द सेलुलर रेस्पिरेशन एंड स्टोरेज ऑफ सेंटर ऑफ दैट इज द स्टोरेज सेंटर ऑफ ATP, जो आपकी एनर्जी को बॉडी में स्टोर करके रखती है, दैट इज ATP। ये भी 1 मार्क में पूछा जाता है, व्हाट इज ATP, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ये पूछा जाता है व्हाट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल्स, दैट इज ATP, दैट इज स्टोर इन माइक्रोकॉन्ड्रिया, दैट्स वाई द माइक्रोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल्स, क्योंकि जिसके पास ज़्यादा एनर्जी वो उतनी ही पावर में है बंदा, ठीक है, समझ गए। तो राइबोसोम नेक्स्ट क्या आ गया,
राइबोसोम हमारे पास आ गया, स्मॉल पार्टिकल्स दैट कंटेन केमिकल मैसेंजर्स आर कॉल्ड आरएनए। आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड, प्ले अ मेजर रोल इन प्रोटोसिंथेसिस। राइबोसोम स्मॉल पार्टिकल्स जो क्या है, केमिकल मैसेंजर की तरह काम करते हैं, ठीक है। आरएनए मतलब इतना बस ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ईआर, ये क्या है हमारे पास, मेम्ब्रेन का एक, मेम्ब्रेन ट्यूब का एक नेटवर्क है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में हमारे पास प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैला हुआ होता है, ठीक है। ये क्या होता है, एक नेटवर्क है ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैला हुआ होता है। ये क्या करता है, इंटरनल सपोर्ट देता है सेल को और प्रोटॉन की सिंथेसिस करता है, लैपिड्स एंड डीऑक्सीफाई एनी ड्रग एंड टॉक्सिन्स। हमारी बॉडी में से जो भी ड्रग्स हैं, जो भी कोई एक्स्ट्रा मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल है, उसको बाहर निकालता है और हमारे अंदर प्रोटीन्स की सिंथेसिस करवाता है, लिपिड्स की सिंथेसिस करवाता है, सेल्स को सपोर्ट करता है, ठीक है। ये इसके काम है। क्या है, ये एक नेटवर्क है न्यूक्लियस टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, ठीक है। नेक्स्ट आ गया प्लास्टिड्स। ये क्या होते हैं, ये भी मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स हैं। ये ज़्यादातर प्लांट्स में पाए जाते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। 3 तरह के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड लियोप्लास्ट। ये भी इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो ग्रीन हमारे प्लेटलेट्स होते हैं जो क्लोरोफिल को कंटेन करते हैं। क्लोरोप्लास्ट इज क्लोरोफिल, ठीक है। हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या है, जो हमारे प्लास्टिड्स का कलर होता है, दैट यूजली कंटेन येलो एंड ऑरेंज कलर आर रेफर्ड एज क्रोमोप्लास्ट। लीकोप्लास्ट जो कलरलेस होते हैं, ओके। लीकोप्लास्ट जो हमारे कलरलेस होते हैं, जो हमारे यूजली हमारे पास स्टार्च और ऑयल में हमारे पास क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। नेक्स्ट है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं, ये समझ आ गया बेटा, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड लीकोप्लास्ट, ठीक है। दोबारा से कर लो। क्लोरोप्लास्ट मीन्स, एक मिनट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ पूछा जाता है। क्लोरोप्लास्ट मीन्स ग्रीन प्लास्टिड्स, जहाँ फिर क्लोरोफिल आपके पास होती है, उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, जो प्रोडक्शन ऑफ फूड में काम आता है। क्रोमोप्लास्ट जो उसका येलो या फिर ऑरेंज कलर होता है। लीकोप्लास्ट जो कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, स्टार्च और ऑयल में स्टोर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया वैक्यूम्स। ये क्या होते हैं, हमारे पास लिक्विड्स एंड सॉलिड्स दोनों में होते हैं। ये परमानेंट और लार्ज इन प्लांट्स होते हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखना, एक प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स ये ज़्यादातर प्लांट्स में होते हैं। ये हमारे पास ऑलमोस्ट 90% ऑफ सेल स्पेस इन मेच्योर प्लांट्स, मतलब इतना ज़्यादा वैक्यूल होता है, 90% हमारे पास वैक्यूल्स होते हैं। मेन फंक्शन क्या होता है, इंश्योर द रिजिडिटी ऑफ द सेल। वैक्यूल्स क्या करते हैं, रिजिडिटी सेल की मेंटेन करते हैं और मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट है आपके पास आ गया लाइसोसोम्स, जो हमने यहाँ पे पढ़ा था। लाइसोसोम्स आ गया, देख लेना बेटा, ऊपर जो लाइसोसोम्स हमने पढ़ा था, ठीक है, वो आ गए यहाँ पे। क्या होते हैं, ये मोस्टली यूकोटिक एनिमल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। स्फिरिकल सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है इनकी। ये मेन इनका काम क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं ये, ठीक है, लाइसोसोम्स। ये क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं सेल्स की, डिस्ट्रॉय करते हैं जो भी हमारे पास अंदर से कोई बाहर से बैक्टीरिया आ रहा हो, कोई फूड से इन्फेक्शन आ रही है, जहाँ कुछ भी वायरस आ रहा है, उनको ये क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। इसीलिए इनको सुसाइड बैग कहा जाता है। सुसाइड बैग मतलब यहाँ पे ये किसी और ने नहीं, सुसाइड बैग का मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी हमारे पास दुश्मन की सेना आई, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, कुछ भी आया हमारी बॉडी में, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में लाइसोसोम्स क्या करते हैं, वहीं पे इन सेल्स को ब्रेक कर देते हैं, उनका सुसाइड कर देते हैं, वो अपने आप वहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, समझ आ गया। इसलिए इसको सुसाइड, ये भी इम्पोर्टेंट है, 1 मार्क MCQ है ये, ठीक है। वैक्यूल्स का पूछा जाता है कि रिजिडिटी ऑफ सेल कौन प्रोवाइड करता है, दैट इज वैक्यूल्स। नेक्स्ट आ गया सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रोल्स। ये यहाँ पे आपके पास आ गया कि यूकोटिक सेल एनिमल्स में होते हैं,
ये अनबाउंडेड ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आ गया आपके पास डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। इसमें क्या होती है, सेल वॉल होती है जिसको क्या बोलते हैं, वैक्यूल्स, है ना। नो सेल वॉल प्रेजेंट, लार्जर देन एनिमल सेल, ऑब्वियस है जिसमें ज़्यादा चीज़ें होंगी, वैक्यूल्स हो गए, लैपिड प्लास्टिड्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे होगा मच स्मॉलर देन कंटेन प्लास्टिड, डू नॉट कंटेन प्लास्टिड। ये एक एक्सेप्शन केस है, यहाँ पे प्रोटोजोन ना प्लास्टिड होता है। ये भी पूछा जाता है कि एनिमल में कौन सा प्लास्टिड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है वैक्यूल्स आर लार्ज एंड परमानेंट। यहाँ पे अगर वैक्यूल्स होते हैं तो टेम्परेरी एंड बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। डू नॉट कंटेन सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स, यहाँ पे सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स होते हैं। नेक्स्ट बेटा ये क्वेश्चन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूज़न, ये हम फर्स्ट चैप्टर में भी करते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे डिटेल में है थोड़ा सा विद डायग्राम। ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस एक्चुअल में हमारे पास हमने ऊपर पढ़ा कि ऑस्मोसिस होती है ना, जहाँ हम पढ़ रहे हैं मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन एक्चुअल में क्या है कि जब भी सेमी परमीबल मेम्ब्रेन से वाटर का फ्लो हो रहा हो तो उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्यों, क्योंकि ये मेम्ब्रेन अलाउ नहीं करती मॉलिक्यूल्स को पास होने के लिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऑस्मोसिस क्या है, एक सिलेक्टिव प्रोसेस है। जो पानी है उसमें फ्री फ्लोइंग मॉलिक्यूल्स होते हैं अक्रॉस द बैरियर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप 2 फ्लास्क ले लो या फिर कुछ भी आप ऐसे, ये आपको शो करके दिखाया हुआ है कि जैसे ही आपके पास क्या है, ये सोल्यूशन है, ठीक है। जब आप सोल्यूशन को इसमें से लेके जाओगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सिलेक्टिव परमिएबल होती है। जैसे हमने इसमें से भेज, जैसे सोल्यूशन में सोल्यूट है प्लस सॉल्वेंट है, तो ऑस्मोसिस में हमने इसको सिलेक्टिव कर दिया कि यहाँ से सॉल्वेंट जाएगा भाई, सोल्यूट को हमने यहीं पे रोकना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको जाने देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, प्योर वाटर हमें मिल जाएगा। दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, कि हम एक सिलेक्टिव सेमी परमीबल मेम्ब्रेन लगा देते हैं जो यहाँ से एक ही चीज़ को आगे जाने देती है। ऑस्मोसिस की सबसे इजी एग्जांपल है, अगर आप एग को वाटर में रख दोगे तो एक दिन बाद क्या है, वाटर पानी के ऊपर जो एग है वो फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा। रीज़न इज ऑस्मोसिस। एक और एग्जांपल है जो हम डेली लाइफ में मोस्ट ऑफ करते हैं, जब भी हमारा गले में कुछ खराश होती है, ठीक है, हमारा गला ख़राब होता है तो हम, हमारे मदर्स बोलती है ना कि गरारे कर लो, है ना। तो वो किस लिए होता है कि जो भी हमारे यहाँ पे सोल्ट वाटर होता है वो क्या करता है, यहाँ से ऑस्मोसिस प्रोसेस करता है और हमारे से जो वेस्ट होता है यहाँ पे, ठीक है, उसको वो बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो ये ऑस्मोसिस का कारण होता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न में हमारे पास क्या होता है कि ट्रांसफ़र होना होता है मटेरियल का फ्रॉम वन कंसनट्रेशन टू अनदर। अभी देखो वन कंसनट्रेशन टू अनदर, जैसे हाई टू लो जाएगा, लो टू हाई जाएगा, एक कंसनट्रेशन से दूसरी कंसनट्रेशन तक। जैसे इसका मेन क्या है, जैसे आप इसकी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे एक पर्सन है बहुत एनर्जी वाला ना, उसको गुस्सा आया हुआ है तो वो क्या करेगा, दूसरे पर्सन को करेगा, हिट करेगा, तो वो पर्सन क्या हो गया, लो एनर्जी में था, अब वो उसमें क्या हो गया, हाई एनर्जी में हो गया। तो ये क्या हो रहा है, डिफ्यूज़न हो रही है, एक से दूसरे, दूसरे में तीसरे। जैसे डिफ्यूज़न का एक और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आप एक रूम में अगरबत्ती लगा के रख दो, सारे रूम में क्या हो जाएगी, उसका अरोमा हो जाएगा। रीज़न इज डिफ्यूज़न, एक कंसनट्रेशन से दूसरी कंसनट्रेशन तक फ्लो करना, ट्रांसफ़र करना मटेरियल का, दैट इज़ नोन एज डिफ्यूज़न। नेक्स्ट है लास्ट, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक होता है जिसमें सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की आपके पास जो कंसनट्रेशन है वो सेम होती है। जहाँ पे हम एनिमल्स और प्लांट सेल्स की बात करें हैं तो यहाँ पे कंसनट्रेशन ऑफ सल्यूट एंड पीएच एज ए सराउंडिंग बॉडीली फ्लूइड एंड साइटोप्लाज्म, उनका सेम होना चाहिए कंसनट्रेशन। हाइपोटोनिक में लोअर सल्यूट कंसनट्रेशन देन दी सराउंडिंग फ्लूइड, ठीक है। हाइपरटोनिक, हाइपर मीन्स अभी सल्यूट को गुस्सा आ गया, कहता कि मैं हाइपर हो गया हूँ, तो ग्रेट सल्यूट की कंसनट्रेशन होगी देन दी सराउंडिंग फ्लूइड।
तो वो फोर्स को वाटर को फोर्स करता है बाहर निकलने के लिए, इसके कारण वो श्रिंक हो जाता है। और हाइपरटोनिक में वो क्या हो जाता है, हमारे पास सेल क्या हो जाते हैं, रैप्चर होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, समझ आ गया बेटा। तो ये आपका ऑल अबाउट फंडामेंटल यूनिट ऑफ इन आर लाइफ, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी आपको यहाँ से लग रहा है कि कोई अनदर आपको कोई इन्फॉर्मेशन और चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हो। और नेक्स्ट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो अपनी फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।